इस कहानी की शुरुआत एक पजल रूम से होती है, जहां एक शख्स को कैद किया गया है, जिसमें उसे एक पजल को सॉल्व करना है और पजल सॉल्व करने पर वो यहाँ से आजाद हो सकता है, जिसके लिए वहाँ बहुत से क्लूज है। लेकिन अगर दिए गए टाइम में वो इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसकी जान जा सकती है। और फिर वही होता है और वहाँ वो मैकेनिकल रूम सिकुड़ने लग गया था। लेकिन फिलहाल हमें आगे कुछ ना दिखाते हुए इस घटना के 3 दिन पहले को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं जोई को, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसके बाद हम जेसन को देखते हैं, जो एक बिजनेसमैन है। और फिर हम देखते हैं बैन को, जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था, जो छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा कर लिया करता था। अब इन तीनों को एक पजल बॉक्स मिलते हैं और फिर वो तीनों इस पजल बॉक्स को खोलने में लग जाते हैं। और काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद उन सभी को उसमें से एक कार्ड मिलता है और इन तीनों के कार्ड में एक ही जानकारी होती है कि उन्हें एक एस्केप रूम से बाहर निकलने पर पूरे $10,000 मिल जाएंगे। और फिर वो सभी इस कार्ड में दिए गए पते पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि यहाँ और भी लोगों को बुलाया गया है, जिनमें से एक रिटायर आर्मी वाली होती है जिसका नाम अमांडा था। अब इन सभी को वहाँ कई स्टिकर लगाकर उनसे उनके मोबाइल्स ले लिए जाते हैं, ताकि गेम में वो कोई चीटिंग ना कर सके। लेकिन फिर वहाँ एक डैनी नाम के शख्स के पास और एक फोन था, जिसे वो छुपाकर अंदर ले गया था। और वो अंदर सेलेक्ट हुए कैंडिडेट से मिलता है, जहाँ माइक, जोई और जेसन वहाँ पहले से ही मौजूद थे। और फिर आखिर में बैन की एंट्री होती है और फिर वहाँ डैनी अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करता है। लेकिन फिर डैनी, जो कि एक गेम लवर था, उसे छोड़कर यहाँ सबको सिर्फ पैसों में दिलचस्पी थी। और उसी बीच अमांडा एक न्यूज को पढ़कर हैरान होती है, जिसमें एक रूम में बहुत से लोग जलकर मारे गए थे। खैर, फिर वहाँ सभी इस गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस गेम में अब तक कोई भी जीत नहीं पाया है। लेकिन फिर वहाँ बैन बोर हो गया था और वो बाहर जाने की सोचता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाता है, दरवाजे का हैंडल निकलकर उसके हाथ में आ जाता है और दरवाजे के हैंडल वाली जगह पर कुछ नंबर दिए हुए थे, जिससे अब डैनी को पता चल गया था कि ये गेम अब स्टार्ट हो चुका है। और वो सबको वहाँ से निकलने के लिए पजल ढूंढने के लिए बोलता है और सभी अब वहाँ क्लूज ढूंढने लग गए थे। और फिर अमांडा को कुछ अजीब लगता है, जहाँ वो देखती है वहाँ सभी मैगजीन पर एक ही नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर वुटन वू। तभी वहाँ डैनी इसे गेम से लिंक करके सोचने लग गया था और वो बोलता है कि हो सकता है कि ये डॉक्टर इस गेम में कोई संकीर्ण साइंटिस्ट हो, जिससे हमें बचकर यहाँ से निकलना होगा। फिर वहाँ माइक को एक बुक मिलती है, जिसमें एक स्क्रू ड्राइवर छिपा होता है। और अचानक उसी बुक पर जोई का ध्यान जाता है और वो देखती है कि उस पर एक नंबर लिखा हुआ था, 451। और जोई फौरन गेट पर जाकर उस नंबर को मिलाती है, जिससे वहाँ छत पर लगा हीटर ऑन हो गया था। और फिर सभी वहाँ हेल्प काउंटर से हेल्प मांगते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो हेल्प काउंटर पर एक रिकॉर्डर लगा हुआ था और वहाँ कोई भी नहीं था। और अमांडा वहाँ अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चैम्बर लॉक था। अभी वहाँ जेसन को एक क्लू मिलता है, जो कि एक लॉक था। और डैनी बोलता है कि हाँ, लॉक इस गेम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर बैन वहाँ तोड़फोड़ करने जाता है। तभी डैनी उसे बोलता है कि ऐसा ना करे, ये गेम रूल्स के खिलाफ है। और फिर बैन के ऐसा करने पर वहाँ का एक और हीटर अब चालू हो गया था। और तभी वहाँ जोई को वहाँ उस चैम्बर की चाबी मिल जाती है और फिर वो वहाँ का हेल्प काउंटर खोल देते हैं, जहाँ फिर एक कॉल आता है और सभी सोचते हैं कि इसे कौन उठाएगा। और फिर आखिर में जेसन ही फोन उठाता है, जो कि कॉल था इस एस्केप रूम को बनाने वाली कंपनी, जो इन सभी को इस गेम में वेलकम करने के लिए था और सभी को इस गेम के रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलकर वो कॉल कट जाता है। और वो एक रिकॉर्डिंग कॉल था और उस कॉल को रखते ही अब रूम के सभी तरफ के लगे हुए हीटर चालू हो गए थे और अचानक वहाँ के बड़े बड़े पंखे चालू हो जाते हैं, जो वहाँ गर्म हवा छोड़ रहे थे। और तभी जोई को एक और क्लू मिलता है और वो जाकर टेबल पर बने एक बटन को दबाती है, जिससे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खुल गया था। लेकिन अब उसे पूरा खोलने के लिए टेबल पर लगे सभी बटन्स को दबाना पड़ता है, जिसे सभी मिलकर दबाते हैं। और फिर जेसन पहले अंदर जाता है और फिर उसके पीछे माइक भी आता है, जिससे आगे का रास्ता वो खोल सके। और वहाँ गर्मी इतनी बढ़ते जा रही थी कि वहाँ रखा स्टेच्यू तक पिघलने लग गया था। और फिर अमांडा भी अंदर चली गई थी, लेकिन अब सबको वहाँ से निकलना था, तो सभी वहाँ पानी का गिलास भरकर उस बटन पर रखते हैं, जिससे वो गेट खुला रहे। लेकिन तभी वहाँ पानी खत्म हो जाता है और फिर अभी वहाँ एक कमी थी फायर स्टोव की, और वो भी अब चालू हो गया था। फिर बैन के पास उसकी वाइन रखी हुई थी, जिससे वो जल्दी से उस गिलास को भरता है और वो सभी समय रहते वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर अमांडा यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि उसे और किसी को भी नहीं पता था कि इसमें जान का जोखिम भी हो सकता है। फिर वो डैनी से फोन लेकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन पर सिग्नल नहीं था। अब वहाँ डैनी बताता है कि उसने पहले ये गेम खेला था ऑनलाइन प्लेयर पर, जिसमें 5 रूम्स थे।
खैर फिर वहाँ जेसन को बाहर निकलने की चाबी मिल गई थी, लेकिन अब वहाँ एक और लॉक था जिसे खोलने के लिए 7 लेटर्स चाहिए थे। और फिर वहाँ जेसन अलग अलग लेटर्स यूज कर उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी बैन को वहाँ कुछ लेटर्स दिखाई देते हैं और उसे अपने बचपन की याद आती है जहाँ वो एक गाना गा रहे थे जिससे उसे क्लू मिल गया था। और बैन के बताए हुए इस लेटर से वो लॉक खुल जाता है और रूम से निकलते ही वो एक ठंड वाली जगह पर पहुंच गए थे और वहां सीसीटीवी पर उन्हें कोई देख रहा होता है। और उन सभी के बाहर निकलते ही वो दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और वहां का टेम्परेचर अचानक गिरने लग गया था। फिर डैनी अब आगे जाकर देखने लगता है और वो एक हिडन वॉल से टकराकर गिर जाता है। और अचानक वहाँ के सभी एसी ऑन हो जाते हैं और फिर सभी फौरन वहाँ से निकलने के लिए क्लू ढूंढने लग गए थे। और उन्हें वहाँ एक जैकेट भी मिलती है जिससे वो अब एक एक करके पहनने की सोचते हैं। अब बैन का पैर एक गड्ढे में चला जाता है और सभी सोचते हैं वहाँ नीचे क्लूज जरूर होगा, लेकिन अब फिर नीचे जाने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता था। उतने में ही माइक पेड़ पर चढ़कर एक फिश रॉड लेकर आ जाता है और फिर उन्हें पता चलता है कि वो गड्ढा बहुत ही गहरा था। लेकिन फिर जोई को उसके जैकेट में एक दिशा यंत्र मिल गया था जिसे वो फॉलो करती है और उसे एक भालू के स्टेचू में एक मैग्नेट मिलता है जिसे वो एक फिशिंग रॉड पर लगाकर गड्ढे में फेंक देते हैं। और वहाँ से फिर एक जमा हुआ बॉक्स मिलता है जिसमें वहां से निकलने की चाबी थी जिसे तोड़ने की कोशिश वो बहुत करते हैं। फिर वो बैन से उसका लाइटर मांगते हैं ताकि उसे पिघलाकर निकाला जा सके और बैन लाइटर को वहां फेंक देता है जिससे लेने डैनी आगे बढ़ता है। लेकिन फिर अचानक वहां की बर्फ टूट जाती है और डैनी नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी जान चले जाती है। और फिर सभी लोग वहां बैन को ब्लेम करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हो सकता है कि तुम ही वो गेम में छुपे हुए विलन हो। लेकिन फिर बैन उल्टा उन सभी को ब्लेम करने लग गया था। फिर इस बीच जेसन अब इस बहस को यहीं रोककर यहाँ से निकलने के बारे में सबको बोलता है और फिर सभी वहाँ अपने शरीर की गर्मी से उसे पिघलाने की कोशिश करते हैं। और आखिरी में बचे हुए टुकड़े को अब माइक पकड़कर बैठ जाता है और वो इतनी ज्यादा देर पकड़े रहने के कारण बेहोश हो जाता है। लेकिन वो चाबी अब जेसन को मिल जाती है और वो जाकर तुरंत उस दरवाजे को खोलता है और फिर वो उस दरवाजे को खोल रहा होता है, लेकिन वो दरवाजा उससे खुल नहीं रहा था। तभी वहाँ सब देखते हैं दूसरी ओर का दरवाजा खुलता है और सभी फौरन उसकी ओर भागते हैं और वहाँ की पूरी बर्फ टूटने लग गई थी। लेकिन वो सभी फिर समय से उस दूसरे रूम में आ जाते हैं। अब वो एक ऐसे रूम में आ चुके थे जहाँ सारी चीजें उल्टी थी। और फिर वहाँ का फोन बजता है जिसे माइक उठाता है तो उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है और फिर वो सभी को सुनाई देने लगती है। फिर जेसन को एक दरवाजा दिखाई देता है जिसका हैंडल नहीं था, तो अब उन्हें उसका हैंडल ढूंढना था। और माइक का ध्यान ऊपर बॉल्स पर जाता है और वो बोलता है कि वहाँ 8 नंबर की बॉल नहीं है। वो उसे ढूंढने आगे बढ़ता है, तब वहाँ का फर्श हिलने लगता है और बैन माइक को नीचे गिरने से बचा लेता है। और अब उन्हें पता चल गया था कि वो रूम के साथ पूरे 120 मंजिल ऊपर फ्लोर में थे और फौरन सभी लोग किनारे को पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ा रिस्क लेकर अमांडा ऊपर क्लू ढूंढने जाती है तो उसे एक लॉकर दिखाई देता है जिसे वो अलग अलग पिन से खोलने की कोशिश करने लग गई थी। और फिर जोई को एक कोने पर एक पजल दिखाई देता है और वो आगे बढ़ती है। फिर माइक भी उसकी मदद के लिए आगे होता है और जोई उस पजल को सॉल्व करने लग गई थी। और वहीं धीरे धीरे सारी फर्श टूटने लग गई थी और फिर जोई ने इस पजल को सॉल्व कर लिया था। और वहाँ फिर उस पजल को देखते हुए अमांडा लॉक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गलत कोड होने के कारण फर्श का कुछ और हिस्सा टूटकर गिर जाता है। अब जोई फिर वहाँ से नीचे गिर जाती है फर्श पर और बेहोश हो जाती है। खैर फिर जोई जाग जाती है और उसे समझ में आ गया था कि अगर ये रूम उल्टा है तो कोड भी उल्टा ही होगा। और फिर उस कोड को डालते ही वहाँ उसे 8 नंबर की बॉल मिल जाती है और उसे देने अमांडा जोखिम लेते हुए आगे बढ़ती है। और उसी दौरान उससे वो बॉल गिर जाती है, लेकिन उस बॉल को लेने वो नीचे कूद जाती है और वो बॉल गिरने से बचा लेती है, लेकिन खुद को वो नहीं बचा पाती और वो नीचे गिरकर मर जाती है। अब वो बॉल जो उस दरवाजे का हैंडल था उससे वो सभी फिर दूसरे रूम में आ जाते हैं। अब वो एक हॉस्पिटल वाली जगह पर थे जहाँ सबकी मेडिकल रिपोर्ट्स उनके बेड पर रखी हुई थी। फिर जोई को अमांडा की रिपोर्ट मिलती है जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट में वो अकेली सर्वाइवर थी। और फिर जोई बताती है कि वो भी एक प्लेन क्रैश में अकेले सर्वाइवर थी। फिर जेसन भी बताता है कि उसकी भी यही कहानी है और एक बोट पलटी होने से वो 2 दोस्त बीच समुद्र में फंस गए थे और वो अकेले ही बचा
और फिर बैन भी कार एक्सीडेंट में अकेले ही बचा था और माइक लैंडमाइन के हादसे में, और सभी को समझ में आ गया था कि ये रूम खास उनके लिए ही तैयार किए गए हैं, क्योंकि गेम डेवलपर देखना चाहता था कि अब इन सर्वाइवर में से कौन जिंदा बच पाता है। फिर अचानक वहाँ टीवी चालू हो जाती है जिसमें एक टाइमर चालू हो गया था, और फिर जोई को समझ में आ गया था कि अगर इस गेम से निकलना है तो इस गेम को खेलना बंद करना होगा, और वो सभी सीसीटीवी कैमरास को बंद करने के लिए उसे तोड़ने लग गई थी। और दूसरी ओर सभी लोग एक्सरे से क्लू ढूंढते हैं, और फिर जेसन बताता है कि कुछ समय में ये यहाँ जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। फिर जेसन को EKG मशीन मिल जाती है और वो माइक को शॉक देकर उसकी हार्ट बीट से उस दूसरे रूम को दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता और माइक मारा जाता है। फिर जहरीली गैस छोड़ दी जाती है और जेसन अब दूसरा तरीका अपनाता है और जहरीली गैस के पास चला जाता है ताकि उसकी हार्ट बीट स्लो हो सके, और उसकी स्लो हार्ट बीट से वो दरवाजा खुल जाता है और बैन और जेसन वहाँ से निकल जाते हैं, और जोई जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अब इस गेम को नहीं खेलना चाहती थी, और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर बैन जेसन को माइक को मारने के लिए ब्लेम करने लग गया था। खैर फिर दोनों आगे वहाँ से निकलने की सोचते हैं और जाकर एक दरवाजा खोलते हैं जिस पर एक तरह का पॉइजन लगा हुआ था, जिससे अब उन्हें एक तेज नशा हो जाता है, और अब वो इसके लिए एंटीडोट ढूंढने लग गए थे। और इस एंटीडोट के मिलने पर वो एक दूसरे से लड़ने लग गए थे क्योंकि वो एक ही था, और फिर बैन उसे खुद पर लगा लेता है और जेसन वहाँ मारा जाता है। फिर बैन वहाँ से निकलकर एक और पजल रूम में आ जाता है जो एक सिकुड़ने वाला रूम था, जिससे वो किसी तरह बचकर निकल जाता है, और फिर बाहर आकर आखिरकार उसे वहाँ गेम मास्टर मिल गया था जो उसे जीतने की बधाई देता है, जो बताता है कि वो हमेशा इस तरह के गेम को खिलवाते आ रहा है, कभी साइंटिस्ट, कभी एथलीट और अब लोन सर्वाइवर्स। फिर वो बैन को भी मार देने वाला था, लेकिन फिर जोई जो वहाँ से बच निकली थी वो आकर बैन को बचाती है और वो जोई को भी मारने लग जाता है। तभी फिर बैन पीछे से आकर उसे जान से मार देता है। फिर वो दोनों अब बाहर निकल जाते हैं और जोई का हॉस्पिटल में इलाज चलता है। फिर जोई पुलिस के साथ जाकर उस जगह के बारे में बताती है जो अब एकदम खाली और सुनसान थी, जहाँ कुछ भी नहीं था, और ये देखकर जोई को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब कुछ समय बीत जाता है लेकिन जोई ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो अब इस गेम बनाने वाले को ढूंढना चाहती थी, जिसके लिए वो बैन को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं कि एक प्लेन क्रैश होने जा रहा है और वहाँ भी क्रू के जरिए पायलट गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है, और लेकिन फिर आखिरकार वो प्लेन क्रैश हो ही जाता है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ टेस्टिंग चल रही होती है और गेम डेवलपर ने जोई और बैन की फ्लाइट टिकट्स को हैक कर लिया था और उन पर नजर रखे हुए था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।